ऑलराइट जी, अब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं IFRS 8 की। अगेन दिस इज एन इम्पोर्टेंट स्टैंडर्ड जो कि सिर्फ SBR के अंदर है। आपने प्रीवियस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के पेपर में स्टैंडर्ड को नहीं पढ़ा, सो दिस इज अ न्यू स्टैंडर्ड फॉर SBR स्टूडेंट्स। तो IFRS 8 में सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है फ्रॉम योर कैप्लन किट। IFRS 8 का मैंने जैसा पहले भी बताया था कि जब आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो बेसिकली यू आर डूइंग द बोथ एग्जाम किट्स, कैप्लन और BPP। अगर आप डायरेक्टली किट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि आपको वहां पे जाके क्वेश्चन ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा स्टैंडर्ड का कौन सा क्वेश्चन है, किट वालों ने मेंशन नहीं किया हुआ। सेकंड प्रॉब्लम उसमें ये होगी कि जब तक आप एक क्वेश्चन के अंदर मल्टीपल पार्ट्स होते हैं तो जब तक सारे स्टैंडर्ड्स नहीं कर लेते तब तक प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्वेश्चन बैंक इसलिए यूज कर रहे हैं कि आप जैसे ही स्टैंडर्ड जो भी करेंगे उसके साथ साथ जो है उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। सो क्वेश्चन नंबर 1 है ये फ्रॉम योर IFRS 8। In its annual financial statements for the year ended 31st March 20x3, Verge, a public limited company, अगेन हमने बात की थी लिस्टेड एंटिटीज के लिए ही डिस्क्लोजर का स्टैंडर्ड है, तो पब्लिक लिमिटेड कंपनी का वही मतलब है कि लिस्टेड एंटिटी है, had identified the following operating segments। अब जब हमने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की बात की थी तो हमने क्या डिस्कस किया था कि एक तो वो क्राइटेरिया है जो हमने डिस्कस किया था IFRS 8 के अंदर कि चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए हो, जिसका डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, वो चीजें हमने डिस्कस की थी। फिर एक क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड हमने डिस्कस किया था, वो 10% वाला। फिर हमने डिस्कस किया था कि 75% ऑफ द एक्सटर्नल रेवेन्यू को आपने ऑपरेटिंग सेगमेंट्स की फॉर्म में डिस्क्लोज करना है। जब तक 75% नहीं होगा यू विल कीप ऑन डिस्क्लोजिंग मोर सेगमेंट्स। और फिर हमने कहा था कि अगर एक सेगमेंट जो है वो क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड मीट नहीं करता तो फिर आप दो या दो से ज्यादा सेगमेंट्स को आपस में मर्ज कर सकते हैं, क्यूमुलेट कर सकते हैं, और उसका हमने एक क्राइटेरिया पढ़ा था। ये पूरा स्टैंडर्ड बस इसी के गिर्द घूम रहा है, वो चंद चीजें हैं जो कि आपने पढ़ी। अब देखते हैं कि इस सवाल के अंदर वो क्या चेक कर रहा है। So Words, a public limited company, has identified the following operating segments. Segment number 1 है local train operations, segment number 2 है intercity train operations, और सेगमेंट नंबर 3 है रेलवे कंस्ट्रक्शन। so, देखिए तीन उनके डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिससे उनको रेवेन्यू आ रहा है। एक उनके लोकल ट्रेन ऑपरेशंस हैं, लोकल ट्रेन का मतलब विद इन द सिटी, फिर इंटरसिटी है, और फिर आपके पास है रेलवे कंस्ट्रक्शन। द कंपनी डिस्क्लोज्ड two reportable segment 1 and 2 were aggregated into a single रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट। दो को उन्होंने सेगमेंट 1 और 2 को उन्होंने आपस में मर्ज कर दिया। अब आपको पता है कि मर्ज करने का ये एग्रीगेशन लव्स एग्रीगेशन था, एग्रीगेटेड एग्रीगेशन ऑफ सेगमेंट्स। क्राइटेरिया क्या था? वो क्राइटेरिया हमने ये पढ़ा था कि उनकी नेचर ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस सेम होनी चाहिए, प्रोडक्शन प्रोसेस सेम होनी चाहिए, कस्टमर की क्लास टाइप सेम होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन मेथड सेम होना चाहिए, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट सेम होना चाहिए। सो उनके अंदर ये सिमिलर एस्पेक्ट्स होने चाहिए। Operating segments 1 and 2 have been aggregated on the basis of their similar business characteristics and the nature of their product and services. In the local train market, it is the local transport authority which awards the contract and pays Verge for its services. Local train authority देती है local train का contract और pay भी उनको वही करते हैं. In the local train market, contracts are awarded following a competitive tender process, कि उसमें आपका टेंडरिंग का प्रोसेस होता है जिसमें आप अपने प्रपोजल सबमिट करते हैं, and the ticket prices paid by passengers are set and paid by the transport authority. टिकट की प्राइसेस भी वही डिसाइड करती है रेलिवेंट अथॉरिटी, कलेक्शन भी वही करते हैं, फिर वो पे करते हैं वर्ज को लेटर ऑन। इन द इंटरसिटी ट्रेन मार्केट, ticket prices are set by Verge and the passengers pay Verge for the services provided. इंटरसिटी के अंदर क्या होता है, टिकट प्राइसेस वर्ज सेट करता है और वर्ज ही अपना वो रेवेन्यू जो है वो कलेक्ट करता है। सो 5 मार्क का क्वेश्चन है। बेसिकली इसकी रिक्वायरमेंट क्या है कि वेदर सेगमेंट 1 and 2 शुड बी एग्रीगेटेड
अकॉर्डिंग टू द IFRS 8, IFRS 8 के मुताबिक क्या सेगमेंट 1 और 2 को मर्ज किया जा सकता है या नहीं। अब एग्जाम में इस तरह का जब आपके पास क्वेश्चन आ रहा है तो आपने उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। तो देखें, मैं जाहिर बात है पूरा आंसर तो आपके लिए नहीं लिखूंगा, वो आप खुद मुझे ट्राई करके सेंड कीजिएगा ताकि मैं उसको रिव्यू करूं। मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि अब आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो आपने कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले आपने स्टार्ट करना है स्टैंडर्ड से। आपने लिख देना है कि जनाब IFRS 8 इज द रेलिवेंट स्टैंडर्ड हियर। पहले आपने स्टैंडर्ड का रेफरेंस दे दिया यहाँ पे। अच्छा, अगर आपको नाम याद है तो आप नाम भी लिख दें, IFRS 8 ऑपरेटिंग सेगमेंट्स इज द रेलिवेंट स्टैंडर्ड हियर। यहाँ से आपने स्टार्ट किया। उसके बाद आपने फिर क्या करना है, आपने इंट्रोडक्टरी लाइंस लिखनी है। इंट्रो लाइंस में क्या लिखना है, जब आपने यहाँ पे लिखना है कि जनाब IFRS 8, वो ऊपर आपने लिख दिया, डिफाइंस द relevant accounting treatment of aggregating two or more segments based on, वो आपने इंट्रो लाइन लिखनी है कि भाई IFRS 8 आपको डिस्क्राइब करता है कि दो या दो से ज्यादा सेगमेंट्स को कब मर्ज किया जा सकता है। और फिर आपने जनाब उसकी यहाँ पे उसके फौरन बाद लिख देनी है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कि द सेगमेंट्स मस्ट बी एग्रीगेटेड if they have the following similar characteristics. For example, मुझे बताया मैंने, the nature of the production process, the class of customer, वो आपने एज इट इज जो उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है एज पर स्टैंडर्ड वो लिख देनी है। पहले आपने स्टैंडर्ड का रेफरेंस दिया, इंटू लाइन। अगर आप ये दो मर्ज करके लिखते हैं, ये फॉर एग्जांपल IFRS 8 is the relevant standard here. IFRS 8 defines the treatment that two or more segments can be merged if they have the similar economic characteristic, and those economic characteristics are, अगर मर्ज करके लिखते हैं तब भी well and good। उसके बाद आपने वो जो एज पर स्टैंडर्ड, पूरा स्टैंडर्ड नहीं लिख देना, जो रेलिवेंट आपको क्वेश्चन में अकाउंटिंग लिखनी है वो आपने लिख देनी एज पर स्टैंडर्ड। फिर आपने इसको रिलेट करना है टू द केस, ये नहीं भूलना, रिलेट टू द केस। अब आपकी बारी आ जाएगी केस से रिलेट करने। फिर आपने लिखना है कि भाई सेगमेंट 1 and 2 seems to have different economic characteristics। कैसे, और फिर उसको नीचे डिफाइन करना शुरू कर देते हैं। नंबर 1, द क्लास ऑफ कस्टमर इज डिफरेंट। फिर आपने उसको डिफाइन करना है, क्या मतलब, ये पैराग्राफ फॉर्म में लिख रहे हैं आप, ठीक है, कि भाई वो एक लोकल है और दूसरा जो है वो इंटरसिटी है। फिर आपने बात करनी है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट की, वो भी आपने बताना है कि भाई एक की जो प्राइसेस हैं वो लोकल अथॉरिटी डिसाइड करती है, कलेक्शन भी वही करती है, फिर वर्ड्स को भी वही पे करती है, दूसरी के अंदर वर्ड्स डिसाइड करता है। इस तरह आपने वन बाय वन करके उसको केस के साथ रिलेट करते जाना है। तो इस तरह ये आपके 5 मार्क्स जो हैं अब इस सवाल के अंदर, ये 5 मार्क्स आपके पूरे हो जाए। पहले स्टैंडर्ड का रेफरेंस, इंट्रो लाइंस, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। अगेन ये मैंने आपको बताया कि अगर आप इसको एक साथ बड़े अच्छे तरीके से मर्ज करके लिख देते हैं, कि ऐसा ना हो कि आप डायरेक्टली शुरू करते हैं। जो कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इंट्रो लाइंस लिखते हैं, स्टैंडर्ड मेंशन नहीं करते, वो डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं जनाब टू और मोर सेगमेंट्स कैन बी मर्ज इफ दे हैव। इससे क्या होता है कि एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं होता। आपको SBR का एग्जाम है स्ट्रेटेजिक बिजनेस रिपोर्टिंग, और इसकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि यू आर गोइंग टू एडवाइज द डायरेक्टर्स, एडवाइज द बोर्ड। तो जब किसी को, जाहिर बात है आप एडवाइस दे रहे होते हैं तो जाहिर बात है फॉर्मल वे अडॉप्ट करते हैं, तो उस तरीके से आपने इसको जो है एग्जाम के अंदर लेके चलना है। चलें, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है भाई क्लैनसेट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 31 है, ये आपकी कैप्लन की किट का। Clancet produces and sells its range of drugs through 3 separate divisions. क्या करते हैं भाई, ये produces and sells its range of drugs, multiple products हैं उनकी, multiple drugs हैं, 3 separate divisions हैं। In addition, there are 2 laboratories which carry out research and development activities. अब सवाल हमने पढ़ना शुरू कर दिया तो हमारे माइंड में स्टैंडर्ड आना शुरू हो जाना चाहिए। 3 सेपरेट डिवीजन है,
दो लेबोरेटरीज हैं, उन पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का काम होता है। अब मैंने आपको बताया था कि ऑपरेटिंग सेगमेंट किसे कहते हैं। ऑपरेटिंग सेगमेंट वो सेगमेंट हो जो रेवेन्यू इनकर करता हो, रेवेन्यू फ्लो होते हो, एक्सपेंस इनकर करता हो, यानी वो रेवेन्यू जनरेट करता हो, एक्सपेंस इनकर करता हो। ठीक है जी। अब आप यहां से उसको अंदाजा लगाना शुरू करते हैं कि उसने बात की कि देयर आर टू रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज। अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज तो एंटिटी अपने लिए कर रही होती है, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक डिपार्टमेंट, पूरा R&D डिपार्टमेंट तो वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहा होता है। तो अब यहां से आपने सोचना शुरू कर देना कि एग्जामिनर क्या पूछने जा रहा है आपसे। In first of these laboratories, the research and development activity is funded internally and centrally for each of the three sales division. So internally इसको fund किया जाता है और वो तीनों divisions के लिए काम करती है. It does not carry out research and development activities for other entities. आप internal है, अपने लिए ही काम कर रही है. Each of the three divisions is given a budget allocation, which is used to purchase research and development activities from the laboratory. The laboratory is directly accountable to the division heads for this expenditure. The second laboratory performs contract investigation activities for other laboratories and pharmaceutical companies. This laboratory earns 75% of its revenues from the external customers, and these external revenues represents 18% of the organization total revenues. The performance of the second laboratory activities and of the three separate divisions is regularly reviewed by the chief operating decision maker. Now you see कि वो साथ साथ criteria आपको बता भी रहा है खुद से, तो अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो आपको फौरन माइंड में आ जाएगा कि वही IFRS 8 वो रेफरेंस देके आपने स्टार्ट करना है कि IFRS 8 is a relevant standard here, और वो डिफाइन करता है ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को। कैसे डिफाइन करता है वो 3 पॉइंट, और उसके बाद फिर क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड की बारी आएगी वो 10% वाला। In addition to the heads of the divisions, there is a head of the second laboratory. The head of the second laboratory is directly accountable to the chief operating decision maker, and they discuss the operating activities, allocation of resources, and financial results of the laboratory. Clancet is uncertain as to whether the research and development laboratory should be reported as two separate segments and would like the advice on this issue. वो आपसे पूछना ये चाह रहा है कि जो लेबोरेटरीज हैं इनको सेपरेटली शो किया जाए अकॉर्डिंग टू IFRS 8 जो ऑपरेटिंग सेगमेंट्स का क्राइटेरिया है या नहीं। ऑलराइट, सो इस सवाल में हमसे पूछा यही गया है कि दोबारा से रिक्वायरमेंट एक दफा देख लें कि क्लैंसेट इज अनसर्टेन, क्लैंसेट को नहीं पता as to whether the research and development laboratory, जो कि दो laboratories हैं, laboratory 1 and laboratory 2, should be reported as two separate segments under IFRS 8. अब देखिए सबसे पहले तो आपने वही स्टैंडर्ड का रेफरेंस देना है। IFRS 8 is the relevant standard here. फिर आपने बताना है IFRS 8 डिफाइन करता है कि ऑपरेटिंग सेगमेंट किसे कहते हैं, और ऑपरेटिंग सेगमेंट के बारे में IFRS 8 क्या कहता है। नंबर 1 पॉइंट कि वो रेवेन्यू जनरेट करता हो और एक्सपेंस इनकर करता हो। ठीक है जी। नंबर 2, जिसके रिजल्ट्स को रेगुलरली चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर रिव्यू करते हो। नंबर 3, उसका डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो ताकि उसको सेपरेटली शो किया जा सके। ये क्राइटेरिया है जो कि IFRS 8 ने डिफाइन किया है टू क्लासिफाई अ सेगमेंट एज एन ऑपरेटिंग सेगमेंट। ये लिखेंगे आप, फिर लिखेंगे आप इसका क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड और जो क्वांटिटेटिव बेंचमार्क है। फिर आपने लिखना है जनाब इसका क्वांटिटेटिव बेंचमार्क। अब क्वांटिटेटिव बेंचमार्क क्या था, वो 10% वाला क्राइटेरिया PAR, पार। P stands for profit, A stand for asset, R stand for revenue। 10% का क्राइटेरिया कि उस सेगमेंट का प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट का 10% हो, उस सेगमेंट के एसेट्स, टोटल एसेट्स का 10% हो, या उस एसेट, उस सेगमेंट के रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू का 10%, इनमें से कोई एक क्राइटेरिया भी मीट कर।
अब सबसे पहले तो आपने ये जब सारा डिफाइन कर दिया, फिर वही बात जो मैंने आपको बताई थी कि अब आपने रिलेट करना है टू द केस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेट टू द केस। अब केस हमारे पास यहाँ पे दो हैं, एक है लेबोरेटरी 1 और एक है लेबोरेटरी 2। अब आपने लेबोरेटरी 1 को, ये जो आपने थ्योरी लिखी है, इसके साथ कंपेयर करना है। क्या लेबोरेटरी 1 जो है, दोबारा वापस जाते हैं सवाल पर, लेबोरेटरी 1 क्या अपना रेवेन्यू इनकर करता है? तो उसने क्या बताया था, इट डज नॉट कैरी आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज फॉर अदर एंटिटीज। एक्सटर्नल रेवेन्यू उसका कोई भी नहीं है, सो देयर इज नो एक्सटर्नल रेवेन्यू, पहला पॉइंट। अच्छा, फिर कोई और रेवेन्यू है, ईच ऑफ थ्री डिविजन इज गिवन अ बजट विच इट यूजेस टू परचेज रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब ये बेसिकली क्या है कि वो एक सेंट्रलाइज बजट है जो कि तीन डिवीजन को दे दिया जाता है, उसी कंपनी का बजट है और वो वही कंपनी फिर अपने लेबोरेटरी से परचेज करती है। तो इसका मतलब है कि वो इंटरनल रेवेन्यू है, इंटरनल रेवेन्यू आ रहा है। ठीक है, अब ये देखना है कि क्या उसके रिजल्ट्स को रेगुलरली चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर रिव्यू करता है। वो कहता है कि जनाब विच इट यूजेस टू परचेज द लेबोरेटरी इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द डिवीजन हेड्स फॉर दिस एक्सपेंडिचर। वो चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर को रिपोर्ट नहीं करते, ना ही चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, बल्कि उसको डिवीजन हेड्स जो हैं वो मॉनिटर कर रहे हैं। चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर उसको रिव्यू नहीं कर रहा, फिर सेपरेटली रिव्यू नहीं कर रहा। अच्छा, अब जाहिर बात है यहाँ पे ईच ऑफ थ्री इज गिवन इज बजट एलोकेशन। अब ये तीन पॉइंट यहाँ पे हो गए। अब देखें कि रेवेन्यू एक्सटर्नल रेवेन्यू नहीं है, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर उसको रिव्यू नहीं कर रहा। अब डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में यहाँ पे हमारे पास जो है वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि उसके पास डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन, क्योंकि जाहिर बात है अलग-अलग बजट्स हैं तो डिस्क्रीट इंफॉर्मेशन तो निकाल ही सकते होंगे, इस पे हम कोई कमेंट नहीं कर सकते क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है। बाकी देखें तो जाहिर बात है सारा का सारा क्राइटेरिया मीट होना चाहिए था, तो इसका मतलब है कि जो लेबोरेटरी 1 है वो अकॉर्डिंग टू IFRS 8 सेपरेट सेगमेंट का क्राइटेरिया मीट नहीं करती। अब आ जाए सेगमेंट 2 पे। सेगमेंट 2 का 75% रेवेन्यू एक्सटर्नल है। ओके, 75% एक्सटर्नल रेवेन्यू, यानी एक मेजर सोर्स ऑफ इनकम वहां से जनरेट हो रही है एक्सटर्नल। उसके जो रेवेन्यू है वो 18% का क्राइटेरिया मीट करती है। इसका मतलब है क्वांटिटेटिव थ्रेशोल्ड भी मीट हो रहा है। आगे चलते हैं। उसके बाद द परफॉर्मेंस ऑफ लेबोरेटरीज इज रेगुलरली रिव्यूड बाय द चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, और चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर उसको रेगुलरली रिव्यू भी कर रहा है। हेड इज डायरेक्टली अकाउंटेबल टू चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर, और एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज और फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी उसके अवेलेबल हैं। सो डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन भी उसकी अवेलेबल है। तो जो सेगमेंट 2 है, लेबोरेटरी 2 जो है, ये क्राइटेरिया मीट करती है टू बी क्लासिफाइड एज अ सेपरेट ऑपरेटिंग सेगमेंट। और जो सेगमेंट लेबोरेटरी 1 है वो सेपरेट क्राइटेरिया मीट नहीं करते, क्योंकि इसका सेकंड वाले का अपना मैनेजर भी है, चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर उसको रिव्यू भी करता है, और उसका सेपरेट फाइनेंशियल रिजल्ट्स भी आपको अवेलेबल है। सो लेबोरेटरी 1 कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ सेपरेट ऑपरेटिंग सेगमेंट, लेबोरेटरी 2 जो है उसको किया जाएगा।